जय हिंद माय फ्रेंड। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अब तारीख पर तारीख नहीं, न्याय मिलेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि क्रिमिनल बिल 2023 अमित शाह के द्वारा लोकसभा में पास कर दिया गया है, अब जाएगा अगले अपर हाउस यानी राज्यसभा में। अगर यह वहाँ से भी पास हो करके अगर इसे ज़मीनी रूप दे दिया जाता है तो बिल्कुल इसमें कोई सुधार नहीं होगा। बता दें कि इसमें जो आईपीसी हमें मतलब दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय दंड संहिता है और सीआरपीसी क्रिमिनल के लिए जो न्याय संहिता है उसमें बदलाव किए गए हैं। तो इसमें जो क्रिमिनल बिल या नए कानून संहिता जो बनाई गई है, इसकी क्या खासियत है, सबसे पहले यह देखते हैं। और यह अब अपर हाउस में पास होने के बाद सीधे जाएगा द्रौपदी मुर्मू यानी प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर इसे सही सलामत अपनी अनुमति दे देती हैं और इस बिल पर साइन कर देती हैं तो यह एक कानून का रूप अमूर्त रूप से ले लेगा। तो इस न्यूज़ को देखिए, कई मीडिया चैनल्स जैसे कि द हिंदू ने कवर किया है और बताया है कि पार्लियामेंट जो है यह प्रोसीडिंग में है, क्योंकि अभी लोकसभा से ही पास हुआ है और लोकसभा ने बताया कि इसमें पास भी हो चुका है और यह रिप्लेस करेगा ब्रिटिश और ईरा क्रिमिनल्स जो लॉ हैं उन्हें, और यह नए भारत को निर्माण में सहयोग प्रदान करेगा। खासियत की बात करें तो इसमें जो है जो 3 अमेंडमेंट बिल लाए गए हैं, जो तीनों न्याय संहिता हैं, आगे जानेंगे, उनको रिप्लेस करके अलग कर देगा और नए तरीके से उसे बनाया गया है और इसमें रिफॉर्म भी लाया गया है। जैसे कि टेररिज्म ऑफेंस, यानी अगर कोई आतंकवाद की कोई समस्या है तो उसे किस तरीके से निपटना है और दंड की व्यवस्था शामिल की गई है। साथ में जनरल क्राइम भी लाया गया है कि अगर कोई नॉर्मल क्राइम है तो उसके लिए भी, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम है उसके लिए भी कैसे प्रावधान है, हम इसी वीडियो में जानेंगे बिल्कुल। और सेडिशन ऑफ द क्राइम ऑफ, मतलब कि अगर किसी ऐसे समय जहाँ पे कोई क्राइम हुआ है और कुछ लोग उसे बचाव के लिए भी वहाँ पे होते हैं तो उन पर ऐसा कोई जुर्माना या दंड की व्यवस्था से बचाया गया है। साथ में मॉब लिंचिंग, जानते हैं कि कभी कहीं कहीं भीड़ द्वारा गलत सूचना के कारण किसी व्यक्ति की पीट के हत्या कर दी जाती है तो उसे पनिशेबल बनाया गया है और उसमें डेथ तक की जो है दंड की व्यवस्था करी गई है। अब देखते हैं कि क्या इसमें चेंजेस हैं, कौन कौन से न्याय संहिताएं बनाई गई हैं। तो जो पहले इंडियन पिनल कोड था, जिसे आईपीसी हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, 1860 में इसे लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था और सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने ही आईपीसी के बारे में एक कानून वाली किताब भी लिखी थी और इसे ISTS भारत में लागू कर दिया गया। इसे जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता बिल के द्वारा, जिसे BNSS शॉर्ट रूप में दिया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता बिल। यानी यह सेकेंड बिल है, क्योंकि पहला बिल जो है तो इंडियन पिनल कोड ही रहेगा जो 1860 में लाया गया था। दूसरा होगा जो भारतीय साक्ष्य बिल होगा, जो रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को, जो कि 1872 में लाया गया था। यह एविडेंस के रूप में जो चीज़ें हम मतलब कि सुप्रीम या कोर्ट के सामने रखते हैं एविडेंस के रूप में, उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अब आज के समय में मीडिया या मोबाइल वीडियो ऑडियो का सहयोग लिया जाता है, लेकिन यह इन जो पुराना साक्ष्य बिल था उसमें यह शामिल नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं बनी थी। तो इसमें बदलाव करने की ज़रूरत थी, जो आज पूरा होती दिख रही है। साथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल यानी BNSSS, यह भी सेकेंड बार है, सेकेंड मतलब कि दूसरी बार इसमें संशोधन किया जा रहा है।
और इसे 1898 में लाया गया था, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस यानी CRPC को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे कुल 3 संहिता है जिसे पिछले वाले जो कानून था उससे रिप्लेस किया गया है, जो कि एक 1860 में IPC था, 1872 में जो है कि IE एक्ट यानी कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसे, और तीसरा जो कि CRPC था उसे जो है 1898 वाले को रिप्लेस करके लाया गया है। और इसे हमने बताया लोकसभा में पास भी कर दिया गया है। लेकिन हर चीज़ में कुछ न कुछ कमियां होती हैं और वे चैलेंजेस आज मतलब देखने को मिल रहे हैं, और उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि जो यहाँ पे इंडिया यानी जो अपोजिशन पार्टी है BJP की, जो कांग्रेस के नाम से है, और उन्होंने अपनी एक नया जो है ग्रुप बना के रखा है जिसका नाम है इंडिया, इसने चैलेंज किया है क्रिमिनल कोड बिल को। तो इसमें इसने क्या अपने आर्गुमेंट तर्क दिए हैं, इसे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और इसे एलोबरेट करके हम इसे समझने वाले हैं। तो आइए अब समझते हैं एक एक करके कि कौन कौन से बिल हैं और उनके क्या जो है नए उसमें कानून बनाए गए हैं। तो हम चलते हैं सीधे गूगल पर, और वह यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो है यह लाइव इन लॉ जो है, इन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से इसे जो है कवर किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे, आप भी जाके इसे पढ़ सकते हैं। हमने जो बताया आपको कि 1807 में IPC और जो CRPC है 1793 वाला, और इंडियन एविडेंस जो है यह भी 1872 या ठीक है ना, इसे जो है क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। बिल्कुल। तो आइए अब चलते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं कि टेररिस्ट यानी जो आतंकवाद है उसके ऊपर क्या प्रोविजंस हैं, और इसे जो बताया गया है कि इसे सेपरेट ऑफेंस रखा गया है, इसे अलग किया गया है भारतीय न्याय संहिता से, ठीक है ना, यानी BNS से, क्योंकि यह एक अलग मामला है और इसे अलग रख के अलग तरीके से इसे कानून अभी बनाया जाएगा। और इस पर जो भी व्यक्ति हमारे इंडिया यानी भारत के यूनिटी एकता पर खतरा बनेगा या इंटीग्रिटी, उसको एकता को तोड़ने का प्रयास करेगा, सोवरेनिटी जो हम लोग स्वतंत्र हैं उसको, और सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर अगर वह कोई ऐसा ग्रुप जो खतरा बन के खड़ा है उसके ऊपर यह टेररिस्ट एक्ट लगेगा। आप देख सकते हैं कि चेंजेज बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर अभी पिछले वाले IPC में कोई ऐसा एक्ट कानून नहीं था, अब जबकि इसमें इकोनॉमिक वाला जो फैक्ट है उसे जोड़ा गया है। आगे समझते हैं। जो ऑफेंस बनाया गया है सेडिशंस एंड ओमिटेड, मतलब कि देशद्रोह और राजद्रोह को इसमें शामिल किया गया है। हम देखते हैं आए दिन कि हमारे देश में देशद्रोह और राजद्रोह के नारे लगते हुए दिखते हैं, जैसे पंजाब में जो सेपरिस्ट हैं, साथ में जम्मू कश्मीर में मुस्लिम सेपरिस्ट हैं, वह हमेशा राजद्रोह और देशद्रोह पर मुकदमा उन पर लगता रहता है। लेकिन इसमें चेंजेस लाए गए हैं, कौन से, कि अब सिटीजन को जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने का अधिकार दिया जा रहा है, और साथ में उन्हें प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, मतलब सुरक्षा भी दी जाएगी अगर कोई गवर्नमेंट के मतलब का अपोज करता है किसी भी राइट्स को ले करके। और इसमें जो है जो हमारा देश है इससे मतलब इसमें कोई टोलरेट नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव इसमें नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल यह एक नए तरीके का भारत बनाने के लिए आवश्यक है और ज़रूरी है। साथ में मॉब लिंचिंग, आप जानते ही हैं, भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को बड़े ही बेरहमी से कहीं मार दिया जाता है, तो इसे भी मैक्सिमम पनिशमेंट देने के लिए या तो डेथ पेनाल्टी तक जो है यहाँ पे न्याय या दंड की व्यवस्था की गई है। अगला देखें तो इसमें कुछ माइनर छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कम्युनिटी सर्विस में कोई जो है तो उसमें पनिशमेंट थोड़ा मोड़ा है, और उसमें जो है कोई
इम्प्रिजनमेंट नहीं है। जबकि पिछले वाले आईपीसी वाली की बात करें तो इसमें माइनर ऑफेंसेस के लिए जो है अंग्रेज़ों ने बहुत भारी भारी दंड की व्यवस्था करी थी, क्योंकि उस समय आए दिन जो है छोटे ऑफेंस ऐसे होते ही रहते थे अंग्रेज़ों के काल में, क्योंकि भारतीय जो है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ये ऐसा काम करते थे, जो इसे यहाँ पे हटा दिया गया है। प्रोविजंस अन्य बनाए गए हैं जो कि फोरेंसिक एविडेंस को जो है इन्वेस्टिगेशन में उसे इंश्योर किया जाएगा और उसे एक मजबूत करने के लिए उस क्राइम को एक कंपल्सरी कलेक्शन के रूप में उसे शामिल किया जा रहा है, और यह एक स्ट्रेंथ यानी मजबूत जो है साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। यानी जो फोरेंसिक एविडेंस होता है, बताते हैं कि फोरेंसिक एविडेंस जो है आपके जीन के आधार पर या फिंगरप्रिंट के आधार पर क्रिमिनल की पहचान करी जाती है। साथ में बता दें कि ऑडियो वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वह मैंडेटरी होगा वायलेंस के लिए, अगर कोई सेक्सुअल वायलेंस है, और साथ में इसे प्राइमरी जो है स्टेटमेंट या जो है के रूप में इसे माना जाएगा। अगर साक्ष्य की बात करें तो ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स होते हैं और लोग उन पर लगाते हैं साक्ष्य, मतलब यह कि उन्होंने ही हमारे व्यक्ति का या हमारे जो जानने वाले पहचानने वाले का उन्होंने अच्छे से इलाज नहीं किया, या उनका जो है सही दवा की जगह पे गलत दवा दे करके उनकी मृत्यु का कारण बना है। लेकिन अब जो है उसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है कर दिया जाएगा, और उसे ये चीज़ नहीं था इसमें जो है डायरेक्ट किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट जो होती है वह डिसाइड करती है, ठीक ना, जो भी अपने तरीके से करती है, क्योंकि अगर इसे फाइल मतलब किसी क्राइम को फाइल कर दिया गया है तो, और उसे पुलिस के प्रोसिक्यूशंस के द्वारा होने के बाद डिस्ट्रिक्ट इसे डिसाइड करता है, और इसे जो है अब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उतना ज़्यादा भार नहीं दिया गया है, इसे अलग कर दिया गया है। और साथ में जो पुलिस की है उसकी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, और उसको और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, उसे अब और अच्छे से अपने समाज या अपने देश के लिए अब भरोसा का प्रतीक बनना है। साथ में विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस, यानी विक्टिम को जो है इंश्योर कराना है कि आपको जल्द से जल्द जस्टिस मिलेगी, और उसे प्रयास भी करना है। आगे 0 FIR, यह एक बड़ा ही अच्छा जो है प्रोविजंस यहाँ पे लाया गया है। इसका मतलब यह है कि पुलिस जो स्टेशन पर वह तुरंत जो है जुडिशियल में उसे नहीं भेजेगी, क्योंकि देखिए पुलिस भी दो भागों में बटी होती है। एक पुलिस जो होती है वह जाती है वह जुडिशियल रूप में जुड़ी होती है, और एक जो होती है वह क्रिमिनल पुलिस बन जाती है ना, यानी क्रिमिनल को पकड़ती है, उसे पूछताछ करती है। जबकि जो जुडिशियल वाली होती है वह उसे ले करके उसकी जांच करती है, उसके बारे में अन्य सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो 24 घंटे के अंदर उसे जुडिशियल पुलिस स्टेशन पर भेजा जाएगा अगर कोई ऑफेंस या ऐसी कोई रेप या विक्टिम जो भी कहे होता है तो। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, तुरंत FIR नहीं किया जाएगा, पहले उसे जुडिशियल वाले में भेजा जाएगा। अगर वहाँ पे काम सलट जाता है तो FIR करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही कोर्ट जो है जो केसेस हैं उसे बिना देख सुने विक्टिम का या विक्टिम के बारे में जाने या विक्टिम की जो साक्ष्य है उस पर बिना विचार किए ही वह कोर्ट अपना उसे विड्रा नहीं कर सकता। जो बिल जो मतलब कि पिटीशन दायर की गई है, अब उसे कंपल्सरी कर दिया गया है कि कोर्ट के द्वारा उसे सुनवाई करना ही पड़ेगा, और पूरी बात उस विक्टिम की बात जाननी होगी, समझनी होगी। साथ में 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन को पूरी करना है, और साथ में इसे विक्टिम को इन्फॉर्म भी करते रहना है, यह पुलिस की जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, जबकि पहले वाले आईपीसी में ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं थे,
और उसे कोई ज़रूरत भी नहीं पुलिस को पड़ती थी कि हम जाके विक्टिम्स को कुछ बताएं या जानकारी दें कि कहाँ तक आपका मामला या आपकी जो केस है पहुंचा है। लेकिन अब जो है इस पर कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि समय रहते और समय के साथ व्यक्ति को न्याय मिले, नहीं तो आदमी यहाँ पे बूढ़ा होकर मर जाता है और न्याय उसे नहीं मिल पाता था। साथ में इलेक्ट्रॉनिक मोड, आपने मोबाइल फ़ोन हो गया, उसके यूजेस आप देख रहे हैं आज के समय में, उससे वीडियो ऑडियो आज ही ये सब बनाए जा रहे हैं, तो उसकी जो है ट्रायल के रूप में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा, जबकि आईपीसी में ऐसी कोई प्रोविजंस नहीं थे। अब जो है अगर ह्यूमन बॉडी या के साथ कोई ऑफेंस किया गया है, उसे के साथ रक्त प्रवाह हो रहा है, ऐसी कोई मतलब क्रिमिनल है, साथ में वुमेन्स के साथ कोई ऑफेंस किया गया है, बच्चों के साथ इसमें है, तो वहाँ पे जो है जो 302 वाला सेक्शन था उसे 102 के क्लाज में यानी भारत न्याय संहिता में शामिल किया गया है। यहाँ पे बच्चों और महिलाओं और ह्यूमन के शरीर के साथ अगर कोई खेलता है तो वहाँ पे उसे सेक्शन को बदल दिया गया है, जो 302 से 102 की क्लाज में लाया गया है। इसमें केवल यही अंतर है, बाकी इसमें कोई मर्डर वाली जो मर्डर वाली होती है ना, मर्डर की 302 लगता है उस पर, उसे अब 102 नाम दिया जाएगा। साथ में जो गर्ल्स हैं 18 ईयर के कम वाली, अगर उनके साथ रेप का कोई केस है, ठीक है, और अगर जो है साथ में गैंग रेप है जो कि 20 साल की कोई मतलब गैंग रेप है तो उसके साथ 20 साल का जेल की प्रोविज़न किया गया है। मतलब कि कोई लड़की 18 साल की है, उसके साथ रेप होता है तो आपको 20 साल का जेल होगा, ठीक है। साथ में अगर कोई महिला जो आपकी पत्नी है, अगर वह 15 साल से कम की है, ठीक है ना, अगर वह आपको सेक्स कंसेंसुअल यानी सेक्स हरासमेंट का केस दायर करती है तो आपको अब जो है 15 साल से उठा करके 18 साल पर उसे कर दिया गया है। मतलब कि पहले तो 15 साल पर ही महिलाओं को माना गया था कि 15 साल के ऊपर अगर हैं तो वे बिल्कुल सेफ हैं और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, लेकिन अब 18 साल तक आपको सेक्स या जो है हरासमेंट नहीं करने होंगे। सेक्सुअल हरासमेंट जो होते हैं, किसी भी आपकी पत्नी है तो भी आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं 18 साल तक। उसके बाद जो है आगे हिट एंड रन, अगर किसी व्यक्ति की मतलब आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसे हम हिट एंड रन के नाम से जानते हैं, उसके लिए 10 साल का जो है जेल के प्रावधान किया गया है। और इसमें एक्सीडेंट जो है होने के बाद इसमें एक और आपको सहूलियत दी गई है कि अगर आप उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं और पुलिस के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो आपकी पनिशमेंट जो है कम हो सकती है। आगे समझते हैं कि ये जो प्रोविजंस लाए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में, इसमें डॉक्टर को अलग कर दिया गया है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वे हमारे देश में भगवान का रूप माने जाते हैं। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर कभी हैवान हो जाता है और उसे जो है विक्टिम के द्वारा बोला जाता है कि यह हमारे साथ जो है व्यवहार अच्छा नहीं किया, हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई है। तो अब भाई कभी भी डेथ हो जाएगा तो अब डॉक्टर्स को इसमें नहीं लाया जाएगा या इस क्रिमिनल कोड से बाहर रखा गया है, उसे नेग्लेंस किया जाएगा। अब स्नैचिंग यानी कोई आपकी चेन छीन ले, कोई आपकी जो है बैग वैग छीन के पैसा छीन के भाग जाता है तो वहाँ पे कुछ सेपरेट ऑफेंस या प्रोविजंस बनाए गए हैं, उसके लिए अलग नियम बनाए गए हैं, जो कि पहले आईपीसी में ही इसे शामिल किया गया था, जिससे आईपीसी जो है बड़ा न मतलब कि आप अपना न्याय संहिता बड़ा ना हो जाए, इसलिए कुछ चीज़ों को अलग अलग करके इन्हें प्रोविजन के रूप में लिया गया है। साथ में अगर कोई आपकी ग्रेवनेस हर्ट यानी आपको गहरी चोट पहुंचाता है दिल के, मतलब कि आपके अंदरूनी चोट जिसे बोलते हैं
ग्रेवियंस हर्ट, आपको ज़्यादा दुख पहुंचा दे कोई, और आप उससे आप उसको दिमाग पे ले लिए और आप जो है क्या हो गए हैं, पूरी तरीके से अगर ब्रेन डेड हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब कि आपकी जो दिमाग है वह पूरी तरीके से मतलब कि डेड हो जाती है और आप जो है चिंता में डूब जाते हैं, तो उसके लिए भी 10 साल के पनिशमेंट का प्रोविजंस बनाए गए हैं। देख सकते हैं मतलब कितनी नई नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं जो पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। हर्ट, जो ग्रेवियंस हर्ट की बात तो बिल्कुल थी नहीं, क्योंकि आज भी देखिए जब इसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ जाती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति को दर्द होता है, तो अगर उस कारण से अगर किसी दूसरे व्यक्ति का अगर ब्रेन डेड या उसे समस्या होती है, गहरी चोट लगती है उसके दिल में, तो भी उस विक्टिम को लेकर के ऑफेंस या उसके लिए प्रोविजंस बना दिए गए हैं जो कि 10 साल के जेल हो सकती है। अब एफआईआर को लेकर के प्रोविजंस बनाए गए हैं और चार्जशीट कैसे दायर करी जाएगी और ट्रायल कैसे होंगे, ये सब क्रिमिनल केसेस में ये सब लाए गए हैं। अब देखिए जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, प्रोविजन कोड, इसमें एफआईआर की भी लिमिट है, ठीक है, मतलब कि एक निश्चित टाइम के अंदर आपको एफआईआर करनी होगी पुलिस के द्वारा, और ये 3 दिनों के अंदर जो है कंप्लेंट जो है दायर कर ली जाएगी, और साथ में इसे ऑफेंस अगर छोटा मोटा है तो उसे जो है जैसा भी होगा उसे किया जाएगा। और यहाँ पे 3 से 7 साल के बीच जो है मतलब कि जेल की बात की गई है, अगर ऐसा किया जाता है, अगर उसको समय से एफआईआर नहीं की जाती है तो, मतलब कि मान लीजिए एफआईआर की समय सीमा है 3 दिन की, लेकिन यह जो है 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, यहाँ तक कि महीनों बीत जाते हैं, पुलिस केस को दायर ही नहीं करती है, एफआईआर नहीं करती, तो उसके लिए 3 से 7 साल के लिए जेल की व्यवस्था की गई है। और जो है 14 दिन की पहले उसे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, अगर एफआईआर कोई दर्ज हो गई तो 14 दिन तक वह सबसे पहला काम होगा कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्या क्रिमिनल के प्रोसेस थे, कैसे हुए, और वहाँ से जो भी चीज़ें बरामद होगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब यह पूरे सही तरीका बनाया गया है। और अगला देखेंगे कि 90 दिन के अंदर जो है फर्स्ट चार्जशीट को दायर कर दी जाएगी, मतलब कि जो चार्जशीट होती है मेरे प्यारे साथियों, अगर एफआईआर करने के बाद उसकी जांच की जाती है, जो कि पुलिस खुद करती है, गांव में जाएगी, लोगों से पूछताछ करेगी, अगर कोई ऐसा ऑफेंस वाला चीज़ या क्रिमिनल से जुड़ा चीज़ बरामद होता है उसको लेकर आएगी, उस पर पूरा एक रिपोर्ट तैयार करेगी, और उसे अब जो है 90 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट को पेश करना होगा, दायर करना होगा, जबकि पहले आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, वह 2 साल 3 साल तक लग जाता था, उस पर खोजबीन अभी कहती थी पुलिस कि हम कर रहे हैं, अरे भाई कितना करोगे, तो इसको अब लिमिट में डाल दिया गया है। साथ में अगर कोई कॉन्जिजेंस यानी संज्ञेय अपराध हुआ है तो वह जो है मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, वो भी 14 दिन के अंदर उसे चार्जशीट दायर करनी होगी, ठीक है ना, मतलब संज्ञेय अपराध में जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये सब होता है, 14 दिन के अंदर उसे क्रिमिनल कोर्ट या जो हमारी न्याय संहिता है उसे दंड के रूप में जल्दी चार्जशीट जारी करेगी, जिससे क्रिमिनल को अंडर कंट्रोल किया जा सके। ऐसे ही जो लिमिट है सेक्सुअल वायलेंस को लेकर भी समय से रिपोर्ट करना होगा, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे समय के अंदर ही कोर्ट को भेजना पड़ेगा, यह भी इसमें है। और बात करें तो इसमें जो डिस्चार्ज वाला जो पिटीशन है उसे भी जो है डिसाइड करके जो है समय के अंदर उसे छोड़ दिया जाएगा। साथ में अब्सेंटिया का एक नया जो है एक वर्ड बन गया है, ट्रायल इन अब्सेंटिया, मतलब कि ट्रायल में जिसे बुलाया गया है वह अब्सेंट रहता है, तो कोर्ट जो है 90 दिन तक उसका अक्यूज यानी अगर अपीयर नहीं होता है 90 दिन तक कोर्ट में, तो उसे जो है अब्सेंटिया घोषित कर दिया जाएगा, यानी भगोड़ा उसे मान लिया जाएगा। फिर उसके ऊपर अलग से जो है चार्जशीट दायर की जाएगी और उस पर जांच की जाएगी और उसकी खोजबीन निर्धारित करी जाएगी।
साथ में अगर फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंडर है तो वहाँ पे उसे जो है डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा 1/3 पीरियड तक, और उसके बाद उसे जो है आधे समय तक जो है उसे अदर केसेस अगर नहीं मिलते हैं तो उन्हें रिलीज भी किया जा सकता है। बिल्कुल आप जो है सही समझ रहे हैं। डिटेंशन कैंप मतलब कि आपको जो है एक निर्धारित जगह पर रखा जाएगा। जेल से मतलब कि आधी सुविधा होती है, जैसे जेल में पूरी सुविधा मतलब जो भी है व्यवस्था उससे बहुत कम ही डिटेंशन में होता है, आपको लिमिटेड चीज़ें मिल जाती हैं, जबकि कोर्ट जेल में तो कुछ भी नहीं मिलती हैं। तो डिटेंशन कैंप जेल से बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी करने नहीं होते हैं, आपको सब कुछ मिलता है, फ्री में खाने पीने होते हैं, आप जो है लोगों के साथ मिलजुल सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने बताया कि अगर आधे पीरियड में अगर आप कुछ भी नहीं मतलब सब कुछ सही से कर रहे हैं और अन्य कोई केस नहीं हुआ है तो आप जो है रिलीज कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे 45 दिन के अंदर जो है आपको जो है डिलीवर करना होगा, यानी जजमेंट। ठीक है, और जो कंक्लूजन है उसे सुन करके। ठीक है, मतलब 90 दिन तक तो पिटीशन दायर हो गया, उसके बाद 45 दिन के अंदर ही हमें कोर्ट के द्वारा न्याय मिल जाएगा, वो भी पूरे तरीके से अच्छे से कंक्लूजन को सुन करके। बिल्कुल। अब इसमें एक और बात है कि मर्सी पटिशन दायर की जाती है। हर एक पहले तो कोई भी दायर कर सकता था, लेकिन अब केवल जो कन्विक्ट व्यक्ति है वही केवल करेगा, जो दोषी जो मतलब कि इससे पीड़ित है या दोषी व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति मर्सी पिटीशन दायर करेगा। लेकिन पहले क्या होता था कि कोई भी कर सकता था, जो जैसे एनजीओ होते थे या थर्ड पार्टी होती थी वह पिटीशन दायर कर लेती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है वे नहीं कर सकती हैं। और ये से 30 दिन के अंदर पिटीशन को दायर अगर किया गया है तो कोर्ट जो है उसे उसके अपील पर डिसीजन दे देगा कि हम उसकी पिटीशन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अब EFIR यानी EFIR को इस प्रोविज़न में लाया गया है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इसमें इंट्रोड्यूस यानी नया जोड़ दिया गया है। और यह सबसे पार्टिकुलर यानी विशेष रूप से महिलाओं को इसमें फ़ायदा होने वाला है। और इसे जो है इस रिपोर्ट जो सेक्सुअल रिपोर्ट है उसे जो है पुलिस स्टेशन पर अप्रोच कर लिया जाएगा। अगर महिलाएं ऐसा FIR कर लेती हैं तो उनके लिए पुलिस जो फोर्सेस है वह उसके व्यक्ति के या ऑफेंस जहाँ पे ऑफेंस हुआ है वहाँ पे जा करके उन्हें जो है उनसे मिलेगी और उनकी जो है FIR को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है, अगर सेक्सुअल वायलेंस होता है तो उसे रिपोर्ट भी यहाँ पे की जाएगी। और वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है या ऑडियो रिकॉर्डिंग उसे सर्च प्रोसीजर में, जैसे पुलिस जो होती है पहले क्रिमिनल हो गया तो फिर क्रिमिनल को दोहराती है या क्रिमिनल जैसे कैसे हुआ है उसे समझती है और उस पर एक नया रिपोर्ट बनाती है, जिसमें अब हो गया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग अब उसमें कंपलसरी होगा उस सर्च ऑपरेशन में। ठीक है, साथ में हमने बताया कि फोरेंसिक जो साइंस लेबोरेटरी है वह भी कंपलसरी कर दिया गया है। क्राइम साइट पर जा करके वह फोरेंसिक जो लेबोरेटरी है वहाँ पे खुद टीम जाएगी और वहाँ पे सारी चीज़ें जो है निर्धारित करेगी। जैसे आपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा और उसमें एक होता है जिसको फोरेंसिक लैब आप दिखाया जाता है, उसमें वह व्यक्ति कभी कभी एक जो है आँख निकाल लेता है, कहता है कि ये जो है व्यक्ति का नहीं है बल्कि जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाया गया है, यह मक्खी है जो कि कई दिनों की मरी हुई है लेकिन अभी आज लग रहा है कि अभी आज ही की मरी है ना। तो ये फोरेंसिक लैब में सब पता चल जाता है कि कोई जो ऑफेंस हुआ है कितना दिन का पुराना है। अब समरी ट्रायल जो कि कहा जाता है कि ट्रायल पहले होता था जल्दीबाजी में या कम समय में या जल्दीबाजी में होता है, तो वह जो अर्लियर होता है ना उसको क्या किया जाए पॉसिबल जो है उसी समय किया जाएगा जब ऑफेंस 2 साल से कम रहेगा। ठीक है ना, समरी वाला किया जाएगा। बाकी जो है अगर अधिक है तो उसे जो है अच्छे से किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे डिसीजन जो है ना वह
सिविल सर्वेंट के रूप में भी लिया गया है, जिसे 120 दिन के अंदर जो है लिया जाएगा और उसे सैंक्शन भी बात की गई है। इसमें कोई ज़्यादा बात है नहीं। और प्रॉपर्टी सीज करने की बात की गई है। जो व्यक्ति अधिक ऑफेंस किया है और वह भगौड़ा हो गया है, मतलब कि भाग गया है, जो ऑफेंडर है, जो बचाव करता है, वो छोड़ के भाग गया तो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। जैसे हमारे यहाँ बहुत से होते हैं जो कुछ लोग क्राइम करने के बाद दिल्ली बम्बई भाग जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, जिससे वह ऑफेंस में उसे इंक्रीज जो होता है वह नहीं हो पाएगी। ठीक है। और विटनेस जो होता है उनके ऊपर भी प्रोटेक्शन स्कीम लाई गई है। विटनेस जो कि गवाह होते हैं, ऐसे ही हाँ, तो यह भी है, कोई विशेष नहीं है। अब जो है जो बता दें कि स्मार्टफोन, लैपटॉप और जो मैसेज या वेबसाइट होते हैं, यहाँ पे एविडेंस की जो लोकेलिटी है वहाँ पे प्रूफ के रूप में इसे भी लिया जाएगा। साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसे प्राइमरी एविडेंस के रूप में भी यहाँ पे शामिल किया जाने वाला है। अब जो हायरार्की है क्रिमिनल्स कोर्ट की, वह भी पूरी तरीके से इसमें निर्धारित कर दी गई है। और इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है और यह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसे यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। यह निचली हायरार्की में नहीं आएंगे। तो आपने जो नया न्याय संहिता देखा वह आपको कैसा लगा, और इसमें जो चेंजेज हुए हैं क्या हमारे देश को नवनिर्माण करने में सहायक है? इसका सुझाव सादर आमंत्रित है कमेंट बॉक्स में। जय हिंद माय फ्रेंड्स।